Welcome everyone. Welcome to the class. Welcome to the चैनल अर्जुन रुद्रा। और आज का जो हमारा क्लास है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चूँकि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे हम लोगों ने बहुत कुछ बात कर लिया है। पहले मैंने इसके पार्ट 1 को बनाया था, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि पहले पार्ट 1 बनाऊंगा, फिर पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 1 में कुछ चीज़ें मेंशन किया था मैंने कि ये टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं। पार्ट 2 पे मैंने बोला था कि कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 के लिए रखा हुआ हूँ। तो ये अब जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है, ये जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। लेकिन पार्ट 2 जाने से पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग पार्ट 2 में पढ़ा गया, पार्ट 1 में पढ़ा क्या, और उस पार्ट 1 को अच्छे से रिकॉल करेंगे। इतने बेहतरीन ढंग से पार्ट 1 को रिकॉल करेंगे कि हमारा जो नहीं देखा हो वीडियो उनको भी ये समझ में आए कि एक्चुअली पार्ट 1 में है क्या, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस के अंदर है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और काफ़ी सिंसियरिटी से पढ़नी है। बच्चा पता है कि 10th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ लाइन या यूँ कहो कि आपके करियर लाइन का ग्राफ जो है ना ड्रॉ होना स्टार्ट होता है। बिफोर ऑफ दैट कि आप क्लास 8, 9, 6, 7 ये आप थोड़े से फ़नी वे में, मजाक वे में ले सकते हो, लेकिन ये 9, 10th के बाद आपका जो करियर का ग्राफ होता है ना वो ड्रॉ होता है। और यही आपको बताता है कि आप किस पाथ में, किधर आपको जाना चाहिए, किधर भागना चाहिए, किधर आपके करियर का आउटलाइन ड्रॉ किया गया है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये सारी बातें तो हो गई। हम लोगों को आना है टॉपिक पे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बारीकी से समझेंगे हर एक चीज़ों को। जितना आपके सिलेबस के अंदर है वो हर एक चीज़ों को डिटेल ऑन डिटेल बताया जाएगा। तो जैसा कि है, आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैंने ऑलरेडी बताया कि ह्यूमन आई, वाई ह्यूमन आई इज़ प्रीशियस, है ना, क्यों हम इसको इतना प्रीशियस वैल्यू करते हैं। तो आपको पता है इसके प्रीशियस होने के पीछे कारण है, क्योंकि ह्यूमन आई है तो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड से हमारा इंट्रैक्शंस हो पाता है। हम जिनको माँ कहते हैं, जिनको पिता कहते हैं, उन सुंदर चेहरों को देख पाते हैं। हम जिनको अपना दोस्त बनाते हैं, हम जिनके साथ खेलते कूदते हैं, उनको हम देख पाते हैं, है ना, वो कैसे दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस आई। मैंने और एक बात बोला हुआ था कि लाइट इज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ द ह्यूमन आई, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट है तो ह्यूमन आई का यूटिलाइजेशन है। अगर ह्यूमन आई का, किसी भी आई का यूटिलाइजेशन है, और अगर लाइट नहीं है तो ये आई का यूटिलाइजेशन नहीं है। उसी तरीके से आई है और लाइट नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। लाइट तो है मगर आपकी आंखें नहीं है, तो आप इस दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका इम्पोर्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ह्यूमन आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इसको वैल्यू करना चाहिए, हमको इसको समझना चाहिए कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और आप अगर बारीकी से समझोगे ना, अपने लाइफ को एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसके इम्पोर्टेंस की वजह से, इसके अवेलेबिलिटी की वजह से आपके कितने काम आसान हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा था वो था हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट। वी अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शंस कि ह्यूमन आई होता क्या है, आई क्या है, उसके डायमीटर क्या है। अगर हम उसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो, अगर आप चाहो तो उसके वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। मैथमेटिकली यू कैन कंक्लूड मेनी थिंग्स। बट मेरा कहना ये है कि आप जान लो कि उसका डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। इतना जान जाते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। फिर हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ आई में। तो पार्ट्स ऑफ आई जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि पहले आप हर एक चीज़ों को नेमिंग से फ्रेम तो करो, हर एक के नाम तो जानो। जैसे ही आप हर एक चीज़ों के नाम जानते हो, उन नाम के साथ उनके इम्पोर्टेंस को, उनके फंक्शन को जानने लगोगे, और जब उनके फंक्शन को जानने लगोगे तो वैल्यू करना समझ जाओगे अपने आइज़ के। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि आपको कॉर्निया समझना है, कॉर्निया। तो कॉर्निया को बोला था कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है। फिर आयरिश बोला था। फिर लेंस के बारे में मैंने समझाया था बहुत बेहतरीन तरीके से। पुपिल्स के बारे में, सिलियरी मसल्स के बारे में। मैंने क्या बोला था, पुपिल वो प्लेस है जहाँ से लाइट इंटर करती है ना। आयरिश वो पुपिल को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरीके से लेंस वो जगह है जहाँ से लाइट को फोकस करके रेटिना पे फॉल किया जाता है। और लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चा, सिलियरी मसल में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये दिया जा सकता है कि
which one is control of the crystalline lens, which one is the control of the crystalline lens। इनमें ऑप्शन दे दिया जाएगा आइरिस, पुपिल, सिलियरी मसल, कॉर्निया। तो ऑब्वियसली है कि अगर आपको ये समझना है कि लेंस को कंट्रोल करने वाला कौन है तो वो है आपका सिलियरी मसल्स। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। फिर आपको स्कैलरा पढ़ना है। स्कैलरा विच इज़ वाइट पार्ट जो आप हमारी आंखों में देख सकते हो कि जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है वो स्कैलरा होता है। ये भी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना के बारे में बताया, जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशंस होता है वो रेटिना होता है। ये लाइट सेंसिटिव सेल होता है, काफ़ी डेलिकेट होता है, काफ़ी नाजुक होता है ना। ये काफ़ी नाजों से पला बड़ा है, रेटिना है, ठीक है, रेटिना। उसके बाद आता है बच्चा ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑप्टिक नर्व में भी मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है, तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशंस को लेके आपके मिड ब्रेन तक पहुंचाता है। मिड ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करता है और जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके ब्रेन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपको फिर से इन्फॉर्म करता है कि आप इस तरह की चीज़ों को देखें। ठीक है बच्चा, समझ गए। एक मार्क्स में और क्या दे सकता है, तो दे सकता है कि रेटिना पे जो इमेजेस बनते हैं विच काइंड ऑफ इमेजेस फॉर्म्स इन रेटिना। तो आपको पता है कि वो इमेजेस होता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चा, मैं कुछ क्वेश्चंस को भी देखूंगा चलते चलते कि डिस्कस कर सकूँ तो मैं कर लूँगा। चलिए, अब जो पढ़ा है हम लोगों ने नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट समझाया मैंने कि सबसे नज़दीकी पॉइंट, हमारी आंखों की वो कैपेबिलिटी जो सबसे नज़दीक पॉइंट को देख सके उसको हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बच्चा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये जानना है कि नियर पॉइंट ही लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपके विजन का सबसे नज़दीकी पॉइंट वही आपका नियर पॉइंट कहलाता है बच्चा। हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशंस पढ़े, बताया मैंने एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस द लाइट एट रेटिना इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मार्क्स में दे ही देता है ये कभी ना कभी, ठीक है। बोर्ड्स में भी बहुत पढ़ा है तो ध्यान रखना है आपको। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मायोपिया क्या है। तो मैंने मायोपिया के बारे में बताया कि मायोपिया जो है, जब आप किसी को पिया पिया बोलने लगोगे ना तो वो फूल जाता है, तो उस सेगमेंट में आप याद रख सकते हो। फिर हाइपरमेट्रोपिया इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, हाइपर मायोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेस बायोपिया क्या है। प्रेस बायोपिया को ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसके बारे में बात किया। फिर एडवांटेज ऑफ आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडवांटेज जो हमारा फ्रंट में आंखें होने के एडवांटेज क्या क्या है। हमारा रीजन व्यू है ना, 3 डायमेंशन देखने का व्यू, रेंज ऑफ द व्यू बढ़ जाता है हमारा। ठीक है बच्चा, अब जो हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एडवांस सनराइज, ट्विंकल ऑफ स्टार्स एंड स्कैटरिंग इफेक्ट बच्चा। तो मैंने जितने भी पार्ट है ना उसको एक बार गो थ्रू हो गया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इसके बावजूद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी बच्चा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारा जो पार्ट है वो है हमारा एडवांटेज, तो हमारा ख़त्म हो चुका था। हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से पार्ट 2। तो आपको अगर मेरा वीडियो जेन्युइनली पसंद आता है, अच्छा आता है, तो आप कमेंट पे लिख दो, ठीक है। आपको ख़राब लगता है तब भी आप कमेंट पे लिख दो, नो वरी। हो सकता है कि किसी बच्चे को मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट पे ये मेंशन कर दो कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, सर आप जो भी कंटेंट बना रहे हो वो अच्छे बना रहे हो। तो इससे ना मैं मोटिवेटेड होता हूँ, इससे मैं चार्ज अप होता हूँ। अभी देखो मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं ले पाया और अचानक आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही एफ़र्ट लगने वाला काम है। मैं शुरू में सोचता था ये एफ़र्ट नहीं लगता है, काफ़ी एफ़र्ट लगता है बच्चा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो जब आपके पास पहुँचे, जब आप इससे पढ़ो और आपको ये वर्थफुल लगे, आपको लगे कि ये वैल्यू एडेड करता है मेरे इन्फॉर्मेशंस पे, तो आप जो है ना इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इस पर लाइक कर देना, ताकि इस वीडियो का इनरीच जो है ना वो बढ़ सके, है ना, रीच जो कहते हैं, रीच बढ़ सके। चलिए बच्चा, पार्ट 2 में आते हैं। जो हमारा पहला है पॉइंट वो है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले समझना जरूरी है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो जिस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं लाइट में कि व्हेन क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
है ना। रिफ्रैक्शन के लिए भी सेम है, कहा जाता है कि रिफ्रैक्शन आपका क्या कहलाता है, तो रिफ्रैक्शन कहलाता है बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सॉरी बेंडिंग ऑफ लाइट, सॉरी when it passes from one medium to another medium is called refraction. Is called refraction. एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी जब आप बता रहे होते हो तो आप प्रीवियसली जब जो जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो आपके दिमाग में एक ग्राफ क्रिएट करता है, ये आपके दिमाग में एक चिपक सा जाता है। तो जैसे ही दूसरे टॉपिक पे जाते हो तो वही सारी चीज़ें रन करने लगती है, तो आप कुछ लिखने लगते हो। तो यहाँ पे समझना है, बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्शन क्या है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मेरा लैंग्वेज बच्चा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आई विल कीप माई लैंग्वेज वेरी सिंपल, ताकि आप समझ सको, डेफिनेशन को खुद से प्रिपेयर कर सको। तो लाइट का बेंड होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन ये हो कहाँ रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका किस पे, ग्लास प्रिज्म में हो रहा है बच्चा। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, तो ग्लास प्रिज्म में हो रहा है। और प्रिज्म कैसा होता है, तो प्रिज्म का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में होता है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर में इस तरीके से होता है। और ये ना बहुत सारे लेयर में, इनका इंटरनल पार्ट ऐसा नहीं होता है कि वैकेंट होता है, खाली होता है। इंटरनल पार्ट में भी बहुत सारे मल्टीपल लेयर होते हैं, वो समझेंगे आगे। तो देखो प्रिज्म आपको जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हो ये। और इसके अंदर खाली नहीं होता है बच्चा, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्लासेस के लेयर होते हैं। तो प्रिज्म आपको इस तरीके का दिखता है। अब प्रिज्म को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं आपको एक फिगर की तरफ लेके चलता हूँ, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देखो, इस प्रिज्म में पहले कौन सी चीज़ें क्या है वो समझते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बच्चा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहा जाता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव एज। रिफ्रैक्टिंग एज सबसे किनारा वाला, रिफ्रैक्शन का सबसे किनारा वाला पार्ट है। एज मतलब किनारा होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव एज है। इसके बाद ये जो फेस है ना, ये पूरा ये है आपका रिफ्रैक्टिंग फेस, ये फेस है आपका, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाता है बच्चा। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ। देखो पहली बात, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर में। अगर ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर में है तो इसके पीछे वाला पार्ट भी कैसा है, तो ट्रायंगल स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। यानी कि हमारा प्रिज्म जो है दो ट्रायंगल से मिलकर बना है। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो आप यहाँ पे क्या है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। सेम यही रेक्टेंगल आपको इस साइड देखने को मिलेगा, है ना। इस साइड भी एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा सेम इसी तरीके का। तो एक रेक्टेंगल तो आपका ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये हो गया, और तीसरा रेक्टेंगल आपका बॉटम लाइन वाला हो गया, ये वाला पार्ट, ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया। यानी कि तीन रेक्टेंगल से और दो ट्रायंगल से मिलके आपका क्या बना है बच्चा, प्रिज्म बना। और प्रिज्म दिखता किस तरह से, तो प्रिज्म दिखता है पिरामिड की तरह। पी फॉर प्रिज्म, पी फॉर पिरामिड। पिरामिड आप देखे होंगे, है ना, मूवीज़ वगैरह में देखे हुए, कहीं ना कहीं आप पिरामिड अपने लाइफ में डेफिनेटली देखे होंगे। तो जो आपका प्रिज्म है वो लुक लाइक एज ए पिरामिड, एंड प्रिज्म आर फॉर्म्ड बाय द टू ट्रायंगल एंड थ्री रेक्टेंगल। कीप इट वेरी सिंपल। तो यही डेफिनेशन है बेटा। क्या है, तो प्रिज्म जो है, अब देखो इट इज़ ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास। कैसा है, तो पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास है। क्या है, विथ टू ट्रायंगुलर बेसेस। क्या है, तो टू ट्रायंगुलर बेसेस पे, दो ट्रायंगल वाला है तो टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। मैंने क्या बोला था, दो ट्रायंगल से और तीन रेक्टेंगल से मिलके आपका प्रिज्म बनता है। और ये दिखता कैसा है, तो पिरामिड की तरह। तो आप लिख सकते हो ना, प्रिज्म
यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो मैं डेफिनेशन को नहीं लिखना चाहता क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो डेफिनेशन है उसके साथ, लेकिन आपको ये कोर वाले पार्ट पता हो गए कि ये प्रिज्म जो है P4 ये पिरामिड की तरह दिखता है, पिरामिड की तरह दिखता है। प्लस में क्या है, ये दो ट्रायंगल प्लस 3 रेक्टेंगल से मिलके बना है, 3 रेक्टेंगल से मिलकर बना। यही बात ध्यान रखना है, यही आपका कोर डेफिनेशन है। तो प्रिज्म के बारे में अगर लिखने के लिए दिया जाए तो आराम से लिख सकते हो। प्रिज्म के बारे में पूछा जाए कि आप बता दो उसका रिफ्रैक्टिंग फेसेस कितने हैं, हाउ मेनी रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ द प्रिज्म, तो आपको पता है बच्चा रिफ्रैक्टिंग फेसेस कितने हैं। तो जितना आपका रेक्टेंगुलर शेप है वो आपके रिफ्रैक्टिंग फेसेस हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक ना। यही है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस बात को। एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी ना कि दिस पार्ट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पार्ट ध्यान रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म समझते हैं। तो एंगल क्या कहलाता है, देखो एंगल बिटवीन किसके बीच में, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस रिफ्रैक्टिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, ठीक है। देखो ये जो है आपका रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है, ये यहाँ पे, और ये बोला था मैंने ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे। तो ये दोनों जहाँ जुड़ता है, जुड़ने के बाद जो एंगल फॉर्म हुआ यही तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो वही तो डेफिनेशन में मैंने मेंशन कर दिया है कि एंगल बिटवीन किनके बीच में, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस के बीच में, है ना, जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म में, उसकी को तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं बच्चा। इतना मुश्किल है क्या, कितना आसान है, जैसा देखे हो उसी को एज इट इज़ डिफाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाता है, ये समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ प्रिज्म में कैसे प्रोसेसिंग होता है। सो प्रिज्म है आपका, तो लाइट पहले प्रिज्म में इंटर करेगा। देखो यहाँ पे देखना फिगर में विथ कि लाइट पहले प्रिज्म के अंदर जाएगा। तो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब यहाँ से ये अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हुआ, इसको जाना चाहिए सीधा, मगर ये चूंकि दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो बेंड हो जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्टिंग रे कहलाता है। और जब फिर वापस सेम मीडियम में आ जा रहा है, यानी कि ये एयर से चला था, ग्लास में पहुँचा, और ग्लास के बाद फिर से यहाँ पे एयर में आ गया, तो वापस फिर सेम मीडियम में आ जा रहा है, इसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। तो 3 तरह के रे होते हैं बच्चा, पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, तीसरा इमर्जेंट रे। 3 तरह के रे होते हैं, पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जब इंसिडेंट रे प्रिज्म पे इंटर होता है तो इसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, बट वो सीधा ना जाके क्योंकि दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है। तो एक लाइन ड्रॉ किया गया इसके पीछे स्ट्रेट, कि भाई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इमर्जेंट रे सेम मीडियम में निकला, तो फिर इसके पीछे भी एक लाइन ड्रॉ होता है इस तरीके से, और जो दोनों पॉइंट यहाँ मिलता है ना, ये पॉइंट कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस पॉइंट इज एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है बच्चा। इसको किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ डी लिखा हुआ है इस एंगल को, इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, तो विच इज़ एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। रिश्ता कहाँ पे है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का रिश्ता है, वहीं पे जो एंगल बना उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्योंकि एक मीडियम से गया, एयर से कहाँ गया, प्रिज्म से एयर में आया, तो जो सेम मीडियम का जो एंगल बन रहा है ना, सेम मीडियम का है, एयर का जो एंगल बन रहा है, इमर्जेंट रे एयर में गया है, तो सेम मीडियम का जो दोनों को जब पीछे की तरफ लाइन खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो जहाँ पे दोनों कोलाइड होता है या जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यानी कि आपका जो शुरू में जो रे गया था वो कितना डेविएट हुआ जब वो सेम मीडियम में वापस आता है, तो ठीक है, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है बच्चा। सिंपली लिखना है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर बच्चा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो कुछ टर्मोलॉजी है बच्चा, उसको समझ लेंगे, बाद बाकी सबको समझ में आएगा। पहले बात तो मैंने इंसिडेंट रे बता दिया आपको यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे कहाँ है,
चलो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ी बातें और है जो पिक्चर में हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूज़न हो तो समझते हैं। देखो पहले तो ये गया तो इसको इंसिडेंट रे कहते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होता है ना। यहाँ पे देख रहे हो कि एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसको कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा किसके साथ ड्रॉ होता है बच्चा? तो नॉर्मल ऑलवेज बीइंग इन द सरफेस, सरफेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्रॉ होगा, ऐसा नहीं हमारे चॉइसेस के अकॉर्डिंग नहीं, सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सरफेस पे ये नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब यहाँ से जैसे किधर गया, डेंसर की तरफ गया, रेरर से डेंसर की तरफ गया, तो वो किधर मुड़ेगा बता दो? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे डेंसर से रेरर की तरफ गया तो देखो यहाँ पे भी नॉर्मल है, ये कहाँ हो गया? दूर भाग गया नॉर्मल से। तो डेंसर से रेरर में जाते हैं तो कहाँ चला जाता है? दूर में चला जाता है। बस इतनी सी बात है जो कि ऑलरेडी लाइट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो आई डोंट थिंक कि हमको यहाँ पे और उसको एग्जैगरेट करके एक्सप्लेन करना चाहिए। हमको लगता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग लाइट से थोड़ा सा जोड़ेंगे और है ना इस चैप्टर में, तो हमारी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाने वाली। कुछ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ आएंगे इसमें जिसमें मैं बढ़िया से बात करूँगा, ठीक है बच्चा। अब आता है कि डिस्पर्सन किसको कहते हैं? डिस्पर्सन, है ना। देखो पहली बात ना समझते हैं प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ क्लासेस में तो भी समझ में आता है कि अच्छे बच्चे ना वो ठीक है, वो कोप अप कर लेते हैं क्लास के दौरान या बाहर में भी वो पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम आता है वो मिड रेंज के बच्चे जो मीडियोकर रह जाते हैं या जो लोअर रह जाते हैं उनके, वो बोलते हैं कि सर वो याद नहीं होता। मैं कहता हूँ आपको याद करने के लिए ना बस उस टर्मोलॉजी के साथ उसको एसोसिएट कर दो। जैसे कि डिस्पर्सन पूछा जाए तो डिस्पर्सन के साथ चीज़ें जो उसका डेफिनेशंस होगा ना उसको एसोसिएट करो, कम से कम उसके बिलोंगिंग तो कुछ लिख सकोगे। जैसे डिस्पर्सन है ना, कहते हैं डिस्पर्सन। आप तो लड़के हो, आपको पता है कि कोई डिच कर देती है, कोई डिच कर देता है। गर्ल्स पे कोई पता हो कोई डिच कर दे, डिच करना मतलब छोड़ देना, अलग हो जाना। तो ये डी डी जहाँ पे आएगा ना डाई, तो ये डाई मतलब क्या हो गया? दो भाग में बढ़ जाता है। ये डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स में हमेशा जान लो कि जब भी कभी डिस्पर्सन आएगा इसका मीनिंग ही होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। हिंदी में कहते हैं छितरा जाना, डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, ठीक है। तो डिस्पर्सन है, ऐसे भी समझो ना। डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो डिस्पर्सन है यानी कि वो फैल जाता है। और फैलने को क्या कहते हैं? स्प्रेडिंग। इंग्लिश में फैलने को क्या कहते हैं? स्प्रेडिंग। तो डिस्पर्सन जैसे ही आए आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो फैल जाता है। डिस्पर्सन आए तो फैल जाता है। तो ये क्या होगा? स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ऐसे भी कह सकते हो या सीधा लिख सकते हो कि स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुछ और तरीके से दिया गया वो भी देख लेंगे हम, लेकिन हम आपको दो तरीके से बताएं। आप सीधा कर सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, या इसको और बढ़ा के लिख सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बहुत सिंपल है बच्चा। देखते हैं क्या बोला गया। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब ग्लास प्रिज्म से पास होता है, इट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। सेम बात बोला गया है। आप क्या लिख सकते हो मैं आपको बता देता हूं यहाँ डिस्पर्सन में। डिस्पर्सन सीधी बात, कैसे फैला वो बाद की बात करेंगे। सीधा स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट, छोटा कर देता हूं, इनटू 7 डिफरेंट कलर, into 7 different colors is called dispersion। ठीक है बच्चा, जो डेफिनेशन लंबे में लिखा गया था उस डेफिनेशन को मैंने शॉर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को याद करने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, ताकि बड़े से बड़े डेफिनेशन को छोटा बनाया जा सकता है। आपको जब भी डिस्पर्सन की बात आए आपके दिमाग में स्प्रेडिंग आना चाहिए, स्प्रेडिंग, फैल जाना, ठीक है ना। चलो बच्चा यहाँ तक समझ गए। तो क्या होता है बेसिकली वो देखते हैं। जो जैसे देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रिज्म है ना, यहाँ पे एक प्रिज्म हमें देखने को मिल रहा है। और बेसिकली इस प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होता है तो आपको पता है कि पहले रिफ्रैक्ट होगा, देन फिर जब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद अंदर में प्रोसेस होता है,
रिफ्रैक्ट होने के बाद सबसे पहला काम क्या है, जब लाइट प्रिज्म से टकराया सबसे पहला रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट के बाद डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन के बाद अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है, मैं बताऊंगा उनके बारे में। उसके बाद जब वो फाइनली रिफ्रैक्ट होता है ना, तो वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है, और वो 7 अलग अलग कलर को एक बैंड में एक साथ पढ़ा जाता है, जिसका नाम रखा गया VIBGYOR, विवजॉर। ठीक है बच्चा। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। पहले सबसे बॉटम लाइन से हम कर रहे हैं, टॉप से नहीं, बॉटम से। बॉटम से क्या करता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये बॉटम लाइन से अरेंजमेंट है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको ये ना याद कर लेना है बॉटम लाइन से ही, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे क्या है, तो आगे है स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े ना, अब उसी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी कि अगर आप डिस्पर्सन जानते हो तो आपको स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया। क्या बोला गया था आपको, आप जैसे डिफाइन किए डिस्पर्सन को, वैसे ही आपको डिफाइन करना है स्पेक्ट्रम को। ये बैंड ऑफ 7 कलर है ना, बैंड ऑफ 7 कलर अकर बाय द dispersion. The band of 7 colors occur by the dispersion. Band of 7 color आता कहाँ है, by the dispersion, है ना, when light passes through the prism, कह सकते हो ऐसा। तो वही चीज़ तो लिखा गया, the band of 7 colors formed due to dispersion of white light is called spectrum। और ये सबसे बेटर डेफिनेशन है। तो मैं इस डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्या बोला गया क्लियर है, चीज़ें ऐसी है, इतनी इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ मेरे को लगेगा कि कुछ छोटा कर देना चाहिए, लगेगा कि कुछ एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन देना चाहिए जो आपके लिए वैल्यू होगा, आप चीज़ों को आसानी से समझ याद कर सकते हो, मैं वहाँ डेफिनेटली ऐड करूँगा। अब देखो ये 7 कलर जो है ना, वो मैंने जैसे बताया कि पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इनका जो डिस्पर्सन होता है, इसका डिस्पर्सन डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे, है ना। डिस्पर्सन डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो डिस्पर्स उतना ही कम होगा, यानी कि वो टर्न उतना ही कम लेगा, है ना, वो उतना ही कम भागेगा। लेकिन जिसका वेवलेंथ लो होगा वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर जाएगा, वो ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चा। जैसे देखो ये वो वेवलेंथ जो है, जितना भी वेवलेंथ दिया गया यहाँ पे ध्यान दोगे 400, ये आपको सारे के सारे नैनोमीटर में दिया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये कितना है, 400 नैनोमीटर है। यहाँ पे देख रहे हो आप कितना है, तो 700 नैनोमीटर है। यानी कि जब वॉयलेट की बात करते हैं तो 400 नैनोमीटर है इसका वेवलेंथ, और जब हम बात करते हैं रेड की, तो ये रेड पे हमारा कितना है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ है इसका। क्लियर है बच्चा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा वॉयलेट से रेड कितना ज़्यादा है या कितना कम है, थोड़ा पता कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ को इंडिकेट किया जाता है बच्चा, याद रखना कि वेवलेंथ को इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड, पहले रेड का लिख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर विच इज़ 700 नैनोमीटर, और 700 नैनोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो 700 नैनो यानी कि 10 टू द पावर -9 मीटर आपका आ जाता है। ठीक है। दूसरे पार्ट में वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट जो कि कितना आ जाता है, तो 400 नैनोमीटर। नैनो जैसे ही हटाएंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर आ जाता है बच्चा। ठीक है। कंपैरेटिवली ये कितना है, कंपैरेटिवली देखने के लिए हम कहते हैं कि वेवलेंथ, अभी हमने और आपने एक ही बात किया कि सर कंपैरेटिवली चेक करते हैं कितना ज़्यादा या कितना कम। तो वेवलेंथ ऑफ रेड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, विच इज पहले लिखते हैं रेड का 700 इंटू 10 टू द पावर -9, ये कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9, दोनों का मीटर। अब इन दोनों को हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो पहले तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, नैनो का नैनो, 2 0 से 2 0 ख़त्म। हमारे पास बच कितना गया, तो बचा 7/4, और 7/4 को डिवाइड करते हैं तो 4 का 1 एक टाइम में जाएगा,
फिर 3 बच गया, तो 4 से 30 तो कितना हो जाएगा 4 का 7 चुके 28, हाँ 7 चुके 28, तो यानी कि 1.7 आ जाता है, 1.7। ठीक है, इसके बाद भी जाएगा 2 बार में, तो कितना जाएगा 28 के बाद 2 बचा, 4 बचे 20, यानी कि 1.75। अगर हम इसको देखें वेवलेंथ ऑफ रेड विच इज इक्वल टू 1.75 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, ये हो जाएगा बच्चा। कंपैरेटिवली आपका जो आउटपुट निकल के आया वो 1.75, कहीं कहीं पे ये जो आउटपुट जो आपका आएगा वो 1.8 दे दिया जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको पता है डेसिमल्स के बाद अगर हमको एक हटाना होता है पीछे से तो एक बढ़ा के लिख देते हैं, वो 1.8, तो 1.8 वेवलेंथ ऑफ वायलेट हो जाएगा बच्चा। क्लियर है आपको? दूसरी चीज़ ये है कि वेवलेंथ आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि जो आपका वेवलेंथ होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इन्वर्सली इसको जो डिनोट करता है वो है आपका फ्रीक्वेंसी बच्चा, फ्रीक्वेंसी। तो यही है आपका। जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि यहाँ पे मेरा जो वेवलेंथ है वो हमारा लेस है, वॉयलेट का वेवलेंथ लेस है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चा, हाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा वेवलेंथ है वो हमारा कैसा हाई है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाएगा बच्चा, लेस हो जाएगा। कभी कभी सवाल आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में डाल दिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज़ लेस सो द लाइट कैन बी टर्न मोर और लेस, द नाइट कैन बी टर्न मोर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस में मिलते हैं। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जैक्टली अभी किस तरह के ऑप्शंस में आएंगे मैं उन चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको ऑप्शंस में डाल दी जाएंगे और आपको कन्फ्यूज़न होगा। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वेवलेंथ कम है वॉयलेट का तो फ्रीक्वेंसी हाई है इसका। यहाँ पे रेड पे देख सकते हो वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी लेस है बच्चा। क्लियर? मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट को डालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की चीज़ें कैसे हैं। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक समझ में आए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? दूसरा पॉइंट आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। समझो आप, एंगल ऑफ डेविएशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब मैं ये पूछ लूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और नॉट, तो बोलोगे कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। यानी कि अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसी, पहले यहाँ समझते हैं थोड़ा सा क्लियर करके कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी है वो हमारे वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि एंगल ऑफ डेविएशंस की बात करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहीं लिख देता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट को भी समझ लेना बच्चा। क्लियर? क्लियर है इतना कुछ? तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि बता दिया कि रेड जो लाइट है वो लेस्ट डेविएटेड होता है, सबसे कम डेविएटेड होता है। यानी कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रेड का हम उसी तरीके से यूटिलाइजेशन भी करते हैं। रेड का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं? तो ट्रैफिक लाइट में करते हैं, ताकि जो फॉग वगैरह आए, ताकि जो कोहरा वगैरह जिस समय आए या धूलकण वगैरह जब आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो तब भी हमको रेड लाइट दूर से ही नज़र आए। इसकी वजह से रेड लाइट का यूज़ करते हैं। वॉयलेट का यूज़ नहीं करते हैं, अदर किसी कलर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा तो दूर से आते हुए व्यक्ति को वो नज़र नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है। वॉयलेट क्या है? मोस्ट डेविएटेड है, मोस्ट डेविएट है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन हायर होगा वॉयलेट में, और एंगल ऑफ डेविएशन हायर होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। रेड का क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा? काफ़ी कम होगा, लेस होगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चा? आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। तो मैंने जितना कुछ डिस्कस किया अभी यहाँ तक,
मैं मान के चलता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन का, आप अभी क्लास 6 से लेकर 10 तक में न्यूटन के बहुत सारे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट देखते हो। तो आइजैक न्यूटन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है लाइट के चैप्टर में, बहुत बड़ा रोल हो जाता है ग्रेविटेशन के चैप्टर में, बहुत बड़ा रोल हो जाता है मोशन के चैप्टर में। आप इधर 9 10th में ज़्यादातर उन्हीं के नियम, उन्हीं के फिनोमिना को पढ़ते हो, समझते हो। तो आइजैक न्यूटन का भी एक बहुत ही खास नियम है जिसमें उन्होंने 7 कलर को फाइंड आउट किया। इससे पहले लाइट को वाइट कलर माना जाता था कि एक वाइट कलर है जो सन के थ्रू से हम तक इनरीच करता है, तो यही माना जाता था। लेकिन आइजैक न्यूटन ने क्या क्या कहा कि ये जो वाइट लाइट है ना, बेसिकली ये 7 अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है। उनके एक्सपेरिमेंट में ये भी था कि ये 7 अलग अलग कलर से मिलके बना है, क्या हम एक एक्स्ट्रा प्रिज्म का यूज़ करके क्या और भी कलर फाइंड आउट कर सकते हैं? शायद हो सकता है कि एक प्रिज्म से हमको 7 अलग अलग कलर मिले। मैंने लाइट्स को पास करवाया एक प्रिज्म से और हमको 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले, क्या हम एक अदर प्रिज्म का यूटिलाइजेशन करके 7 से ज़्यादा कलर फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया और इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑन लाइट। तो पहले उन्होंने क्या किया, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से क्रॉस करवाया। ठीक है, वाइट लाइट को जैसे ही प्रिज्म से क्रॉस करवाया तो उसको 7 अलग अलग कलर में, देख सकते हो आप यहाँ पे 7 अलग अलग कौन से हैं। तो आपको ऊपर से देखो, नीचे से VIBZYO और R, तो 7 अलग अलग कलर मिले। तो इन्होंने क्या करा कि उन्होंने सेम प्रिज्म को और एक प्रिज्म को लाके यहाँ पे इस तरीके से रख दिया और उन्होंने ये देखना चाहा क्या उनको सेम और भी कलर्स मिलते हैं। तो उन्होंने किसी तरह का कोई कलर फाइंड आउट नहीं किया, उनको किसी तरह का कोई भी कलर नहीं मिला, यही 7 कलर्स मिले। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा चलो और एक एक्सपेरिमेंट में करते हैं। उन्होंने क्या किया, प्रिज्म को चेंज करके रख दिया, प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। तो इन्होंने प्रिज्म को यहाँ पे उल्टा करके देखा, देखो यहाँ से वाइट लाइट घुसा, यहाँ से 7 कलर्स हमको फाइंड आउट हुए। 7 कलर्स मिलने के बाद फिर से प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया गया। जब प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया गया तो चौंकाने वाला रिजल्ट ये निकल के आया कि ये 7 कलर फिर से एक साथ आके वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए और इसी को न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ना, ऑन द सनलाइट विच मेड अप ऑफ 7 कलर। ठीक है बच्चा, अब आगे चलते हैं। इतना बात समझ में आया, यही इसका एक्सपेरिमेंट था। आप इसको, इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि मैंने हमेशा बोला है बच्चों को कि अपने वर्ड्स में चीज़ों को रखो, आसान भाषा में रखो, आसान लगे, क्योंकि आप जैसे ही उसमें डिफ़िकल्टी ऐड करने लगते हो, क्योंकि आपका कलेक्शंस ऑफ द वर्ड्स कम है, तो आप जैसे ही डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने लगते हो तो आप कन्फ्यूज होने लगते हो। तो अपनी डेफिनेशन को सिंपल रखो, यू विल गेट द फुल मार्क्स ऑन दैट। चीज़ें साइंस में, स्पेशली यहाँ पे इंग्लिश का, लिटरेचर का, ग्रामर का कोई क्लास नहीं है। साइंस में चीज़ें सिंपल रखो, कॉन्सेप्चुअल बेस रखो, जो पूछा गया है उसका जवाब दो, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके ग्रामेटिकल को नहीं चेक किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI लगा लो। इसको कहा जाता है बच्चा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहा गया ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन तुमको देखने को मिल जाएगा। और देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अंदर ये कंप्लीट रिफ्लेक्शंस करके दे, अंदर ये कंप्लीट रिफ्लेक्शंस करके देगा। ठीक है ना। और चूंकि हम लोग जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन पे पढ़ रहे हैं, तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपको रिफ्लेक्शन करके देगा। समझना है, अभी क्लियर समझ में आएगा। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मैं यहाँ बता देता हूँ कि व्हेन लाइट passes through a denser medium to a rarer medium, the angle of the incident ray exceeds the critical angle, या ब्रैकेट में लिख दो more than 90 डिग्री,
90 degree. So the light comes back. Yeah, so the light comes back to the same medium. This phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चा थोड़ा सा हमारे फिगर में आ गया है, बट ये मैं मानता हूँ कि ये आपको समझ में आया है, ठीक ना। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा, नो वरी। ये आपका जो भी कुछ कंटेंट है, जो भी कुछ मैंने लिखा, इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, है ना। इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब समझते हैं कि जब वाइट लाइट पासेस करता है कहाँ से, जब ये लाइट पासेस करता है डेंसर से रेरर, समझना, ये डेंसर से रेरर जाएगा। जब ये डेंसर से रेरर में जाता है तो जो इसका इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, आने वाला रे, कहाँ से, डेंसर से आ रहा है वो रे। इंसिडेंट रे जब पास होता है तो वो क्या करता है, इंसिडेंट रे के कारण रिफ्रैक्टेड रे जो होता है ना, उसको चेंज कर देता है, रिफ्रैक्टेड रे को स्विच कर देता है। अब रिफ्रैक्टेड रे को इतना स्विच करता है कि उसका जो एंगल है ना, वो उसके जो क्रिटिकल एंगल को क्या करता है, एक्सीड करता है, यानी क्रिटिकल एंगल को बढ़ा देता है। और जब क्रिटिकल एंगल को बढ़ा देता है इस पूरे, तब क्या होता है, लाइट जिस मीडियम से गया है, जिस डेंसर मीडियम से गया है, उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाता है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी चीज़ें फिर से समझेंगे, नो वरी अबाउट दैट, कुछ भी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, देखो पहली बात वाटर से जा रहा है, इसका मतलब लाइट हमारा डेंसर से जा रहा है। पहला बात, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेरर में। शुरू वाला लाइन क्लियर हो गया, वो लाइट पासेस थ्रू ये डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। कहाँ से जा रहा है, तो डेंसर से रेरर में जा रहा है। जब डेंसर से रेरर में जा रहा है तो इंसिडेंट रह गया। आपको पता है रेरर में जाएगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, ये नॉर्मल से दूर भाग गया। ये जनरल केस है हमारा। दूसरा केस क्या है कि ये जब डेंसर से गया, डेंसर से कहाँ, रेरर में, तो ये जो है सरफेस के अकॉर्डिंग इस तरीके से चला गया। और ये इस तरीके से इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे को अरेंज किए हैं, हम लोग इंसिडेंट रे को थोड़ा सा मैनेज किए, इंसिडेंट रे को अरेंज किए हैं, उसके या इंसिडेंट एंगल को मैनेज किए, इंसिडेंट एंगल को अरेंज किए हैं, ताकि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये सरफेस के पैरेलली हो जाए। यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो एंगल है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये हमारे रेफरेंस लाइन के 90 डिग्री क्या बने, ये पैरेलल में आ जाता है, सीधा आ जाता है, किसके, जिस डेंसर मीडियम से गया है उसके। ठीक है, तो फिर से हम इंसिडेंट रे को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे को अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो कहानी कुछ बदल सकता है। तो उसी कहानी को बदलना है। जैसे ही इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और बनाएं, हमारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तब वो कहाँ से आ जाएगा, सेम मीडियम में लौट के वापस आ जाएगा। बच्चा समझ में आया, समझ में आया इतनी बात। नॉर्मल केस में डेंसर से रेरर में गया है, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या था, इंसिडेंट रे जब डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा था तो क्या हो गया, नॉर्मल से तो दूर भागा, लेकिन नॉर्मल से इतनी दूर भाग गया, क्योंकि अरेंजमेंट मेरा इस तरीके से था, नॉर्मल से इतनी दूर भाग गया कि ये किसके हो गया, डेंसर मीडियम के पैरेलली हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि नॉर्मल से कैसा हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। और इसी को कहा जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। जब नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए रिफ्रैक्टेड रे, जब नॉर्मल जो रेफरेंस लाइन होता है उस, जैसे ये नॉर्मल, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है बच्चा, ये रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए आपका रिफ्रैक्टेड रे, इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जब हम इसी इंसिडेंट को फिर से थोड़ा मैनेज करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट बेंड होके फिर से हमारे कैसे आ जाएगा, हमारे ही मीडियम में वापस आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चा, बड़े ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो वो क्या है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है कि लाइट जो है डेंसर से रेरर में जाए। तो बिल्कुल बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट
डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। उसकी वजह से क्या होता है, तो इंसिडेंट रे को आप इस तरीके से अरेंज करो, इंसिडेंट रे को या इंसिडेंट एंगल को इस तरीके से अरेंज करो कि वो एक्सीड कर दे, यानी कि बढ़ा दे किसको, क्रिटिकल एंगल को, है ना, क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दे। और क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दे यानी कि हो गया मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल इज क्रिटिकल एंगल। 90 डिग्री द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो वो जब 90 डिग्री से एक्सीड करने की बात कर रहा है, यानी मोर देन 90 डिग्री की बात क्या है, सो द लाइट कम्स बैक टू द सेम मीडियम। लाइट कहाँ होता है, सेम मीडियम में आ जाता है। और इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे इंसिडेंट को क्या कहा जाता है बच्चा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दिस इज द थिंग। और वही चीज़ें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है कि क्या कहा गया है कि लाइट जब भी कभी इंटर होता है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कहाँ जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, या इंसिडेंट रे को, या एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड करता है किसको, क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल को बना दिया जाए तो लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, या राइट रिफ्लेक्ट्स इन द सेम मीडियम को हो या डेंसर मीडियम में को, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है। क्या कंडीशंस होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कंडीशंस को मेंशन क्या किया है कि कंडीशन ऑफ नेसेसरी ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होना चाहिए कंडीशंस। तो पहली बात, लाइट जो है ना आपका क्या जाना चाहिए, तो डेंसर से रेयर में जाना चाहिए बच्चा, हमेशा जान लो। लाइट आपका कहाँ से जाना चाहिए, तो डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो आपको इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी को एंगल ऑफ इंसिडेंस को अरेंज करना होगा, आपको इस तरीके से अरेंज करना होगा कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 90 डिग्री प्लस हो जाए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और इससे आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, आउटपुट क्या निकल के आएगा, तो रिजल्ट आपको निकल के ये आएगा कि लाइट जो है, लाइट है ना, रिफ्लेक्ट्स, राइट, लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का कहने का मतलब है जिस मीडियम से गया है उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाएगा। कंडीशंस पता है, डेंसर से रेयर में भेजना है, रेयर से डेंसर में नहीं भेजना है, डेंसर से रेयर में भेजना है। इंसिडेंट एंगल को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, और आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, लाइट फिर से डेंसर मीडियम में यानी कि सेम मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है बच्चा। मैं मानता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस यहाँ तक आपको थियोरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया। क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा ले आ जा रहा है, इसकी वजह से मैं चीज़ें अभी इतना ही रखता हूँ। अब आता है बच्चा क्रिटिकल एंगल। मैंने क्रिटिकल एंगल को बाद में रखा है, तो बस वही एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से रखा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो गया, 90 डिग्री विद द नॉर्मल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। चलिए, अब जो हमारा होता है रेनबो। हम लोग ना बड़ा बचपन में छोटे जब थे तो रेनबो देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते थे। और चूँकि मैं उस जनरेशन से आता हूँ जिस जनरेशन से आप भी नहीं बिलोंग करते होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज के बच्चे, तो वो डेफिनेटली उस जनरेशन से बिलोंग नहीं करते होंगे। हम लोगों ने फ़ोन का ज़माना देखा, बिना फ़ोन का टाइम देखा है, और भी चीज़ें टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप करी, उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों को सीख भी रहे हैं, उन चीज़ों को जान भी रहे हैं। तो जिस समय ये फ़ोन का टाइम नहीं था, उस समय अगर आपके एटमॉस्फेयर में किसी तरह के चेंज आता था ना, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, बारिश आ जाए खूब मज़े लेते थे, आंधी वगैरह आ जाए, तूफान आ जाए तो गजब सा होता था, हम लोग शक्तिमान बन जाते थे छत पे चढ़ के, है ना। तो वो हो जाता था हमारा बहुत। शक्तिमान जिनको ना पता होगा ये बताता हूँ, शक्तिमान हमारे ज़माने का सबसे बेस्ट सुपर हीरो था। आयरन मैन, ये जितने भी अभी आए ना, स्पाइडरमैन वगैरह, उन सबसे ऊपर हमारा शक्तिमान था। तो आंधी वगैरह आ जाए तब भी हम लोग छत पे चढ़ के शक्तिमान बना करते थे, और बरसात आ जाए तब तो हम लोग कहा ही नहीं जा सकता, हम लोग तो बस पानी में भीगने के लिए हम लोग छोटे छोटे नाव बनाते थे, पानी में तैराते थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें की। तो जब बचपन में हुआ करता था ना, तो मैं बताता हूँ, जब रेनबो वगैरह आते थे, स्पेशली बारिश के समय, है ना, तो रेनबो आया करता था बारिश के समय। वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना एटमॉस्फेयर पे फैले रहते थे, स्प्रेड अप होते थे, और वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते थे, प्रिज्म की तरह।
अभी मैंने पिछले वाले में क्या बताया, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के कारण लाइट जो है, वाइट लाइट, वो 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कलर्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब स्प्लिट अप हो जाता है। तो आपको पूरा का पूरा VIBGYOR दिखता है, आपको विज़र्ड नज़र आता है। ठीक है बच्चा। तो उसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते थे ना, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते थे। तो बारिश हुआ खूब सारा और वाटर के ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में फैल जाते थे। तो उसके जस्ट अपोजिट में जो सनलाइट होता था ना, अपोजिट में जिधर बनेगा मेरा रेनबो, उसके अपोजिट से जब सनलाइट आता था और उन वाटर के ड्रॉपलेट से जब पास होता था, तो वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते थे। इस तरीके से जो रिफ्रैक्शंस, उसके बाद डिस्पर्सन के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, फिर वो रिफ्रैक्शंस होके जब सामने की तरफ, जहाँ पे पूरी क्लियर स्काई होता था, मतलब साफ आसमान में, जब वो 7 अलग अलग कलर्स नज़र आते थे ना, उसको हम लोग खूब एंजॉय करते थे। हम लोग को लगता था वाह, ये कुछ नया देखने को मिला, और ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता था, स्पेशली बारिश के दिनों में। तो हम लोग खूब सारा एंजॉय करते थे। चलिए, उसी रेनबो के बारे में जब पढ़ने को मिला क्लास 10th में, तो समझ में आया कि उसके फिनोमिना को समझ में आया कि अच्छा, रेनबो इस तरीके से फॉर्म होता था, इसके पीछे ये कॉज था। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रेनबो बेसिकली है क्या, है ना। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ये हमारे आपके द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया। तो ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो आपको स्काई में नज़र आता है, स्काई इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में नज़र आएगा। तो आपको स्काई में नज़र में आता है कब, आफ्टर रेन, बरसात के बाद। मैंने क्या बोला था, आफ्टर रेन शॉवर्स। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। मैंने क्या बोला, सन के अपोजिट में आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हो, इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। मैं लिखता हूँ, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम which obtained opposite to the sun based on total internal reflections। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के फिनोमिना पे ही बेस्ड होता है। ठीक है बच्चा, ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, खुले आसमान में ये आपको 7 अलग अलग कलर नज़र आते हैं, और इन कलर्स को देख के हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखो, जब आपका रेनबो का फॉर्मेशंस होता है, मैंने क्या बोला था पहले कि सबसे पहला क्या होगा, तो ये अलग अलग रखा गया है कि वन में डिस्पर्सन, देन रिफ्रैक्शन, टोटल। ये अरेंज नहीं किया गया सीक्वेंसली। बस ये 3 फिनोमिना होते हैं। कौन सा, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन कैसा होता है, डिस्पर्स मतलब स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 डिफरेंट कलर, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो पहला डिस्पर्सन, दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन है, तीसरा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो ये बेसिकली 3 फिनोमिना हमारे होते हैं। ये 3 फिनोमिना का अरेंजिंग ऑर्डर कैसा है, तो पहला आपका रिफ्रैक्शंस होगा, दूसरा आपका डिस्पर्सन होगा, और तीसरा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो, मैंने जो स्टोरीज़ आपको जैसी कहानियाँ बताएं, बस वही कि वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं एयर में, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव करते हैं लाइक ए ग्लास प्रिज्म, है ना, एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो रेन ड्रॉप्स जैसे ही इसमें इंटर करेंगे, वो रिफ्रैक्ट होंगे। पहले क्या होगा, पहले रिफ्रैक्ट होगा, देन फिर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। रिफ्रैक्शंस के बाद क्या होगा, डिस्पर्स। जैसे ही रिफ्रैक्ट हुआ उसके बाद फैल जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा। और जैसे ही डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्स के बाद आप देखोगे कि इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यानी कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वाला हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, लास्ट में आपका रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्ट होके जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट से बाहर आ रहा है, आपको 7 अलग अलग कलर में आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। और इसी तरीके से आपका रेनबो का फॉर्मेशंस होता है बच्चा। कितना सिंपल है, कीप इट वेरी सिंपल। रेन ड्रॉप्स है बहुत सारा आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बरसात के बाद ही होता है। ये हमेशा सनलाइट के अपोजिट होगा। जब लाइट उस पर गिरेगा, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। उसमें सबसे पहले क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा। आपको ये प्रोसेस आपको ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है कि आप ये बता दो कि जब हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है, या प्रिज्म से जो हमको 7 अलग अलग तरह के कलर्स मिलते हैं, उन 7 अलग अलग कलर्स में जो प्रोसेसिंग होता है, उसको अरेंज करना है सीक्वेंसली। तो इसी को डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर दिया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन दे दिया जाएगा। फिर डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे दिया जाएगा।
है ना। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना होगा उनमें से। इसलिए हम लोगों को हर एक तरीके से तैयारी करना है खुद का, कि इतने बेहतरीन तरीके से करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। क्योंकि देखो अभी जो सीबीएसई जिस तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है उसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप सोचो ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपको सीधा सीधी 20 मार्क्स देने वाला है। आप उन 4 में से किसी एक को चूज़ करते हो, 20 मार्क्स। मैं आपको ये मेथड भी बताऊंगा कि कैसे उन 4 ऑप्शंस में आपको सही चुनना है। जब हम चारों ऑप्शंस में से ऐसे कन्फ्यूज़न अराइजेज होता है ना, आप नहीं जान रहे हो तो उसकी कहानी अलग है ना। आप नहीं चूज़ कर रहे, नहीं जान रहे हो, लेकिन जब जान रहे हो कुछ एक ऑप्शंस के बारे में तो उसको एलिमिनेट कैसे करना है, एलिमिनेशंस के बाद कैसे हम अपने आंसर की तरफ मूव करें और हम अपने आंसर को फाइंड आउट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा। इसलिए मैं चाहूँगा कि उसको भी बताऊँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा आ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है तो आप समझोगे, सीधी बात है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन, सीधी बात है। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या ऐसा है जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या ऐसा है जो लाइट को बेंड कर दे रहा है, क्यों रिफ्रैक्शन क्या पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या ऐसा है जो रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, लाइट को बेंड कर दे रहा है। तो बस जैसे कि हम बोले थे ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना रिफ्रैक्शंस हो रहा है। तो आपको पता है उन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है जो रिफ्रैक्शंस हो रहा है। तो बच्चा एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाता है, आप पढ़े होगे ज्योग्राफी में, लेयर ऑफ गैसेस है। इन लेयर ऑफ गैसेस की वजह से कहीं पे लेयर ऑफ गैसेस काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो काफ़ी पास पास हैं, और कहीं कहीं पे दूर दूर हैं। तो पास पास होने वाले प्लेस पे वो आपका डेंसर सिचुएशन बना देता है ना, डेंसर मीडियम क्रिएट कर देता है। जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो आपका रेरर मीडियम क्रिएट कर देता है। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, वो डेंसर रेरर मीडियम क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से जो रिफ्रैक्शंस होता है इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, बस वही है। द रिफ्रैक्शन बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना, आप उसी तरीके से समझो, आपको याद रहेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं आप जैसा हूँ, आप जैसा, मेरी भी समझ में ये ठेठ बुद्धि है, यहाँ पे ठेठ बुद्धि में समझ में नहीं आता था। तो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद समझ में आया हमको कि चीज़ों को ना मेरे आसानी से याद नहीं होती। तो अब ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जाते थे कि किस तरीके से उसको याद रखा जाए, किस तरीके से समझा जाए कि उसको हम लंबे समय तक अपने दिमाग पे होल्ड करके रखें। ठीक है बच्चा, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसिक्वेंसेस क्या आपको नज़र आता है, तो आप देखोगे कि ये जो सन है ये काफ़ी हैज़ी नज़र आ रहा है ना, ये इसके साइड में अजीब ढंग से नज़र आ रहा है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है। ये आपको ऊपर का पूरा आसमान रेड नज़र आ रहा है, पूरा ऊपर जो आसमान है वो कैसा नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है ना। ये भी किसकी वजह से है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चा, यहाँ मून का जो शेप एंड साइज़ आपको नज़र आ रहा है, चूँकि देखो एक तो बात है उसके पोजीशनिंग के कारण, मून के पोजीशनिंग के कारण शेप एंड साइज़ छोटा नज़र आता है, लेकिन मून का जो चपटा नज़र आना या फिर थोड़ा हैज़ी नज़र आना, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का भी कंसिक्वेंसेस है। ठीक है बच्चा, चलिए, तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, क्या क्या चीज़ें आप देखोगे, क्या क्या समझोगे, तो ये चीज़ें एक्सप्लेनेशंस है बढ़िया तरीके से। क्या है, तो अपेरेंट फ्लिंकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट ऑन द फायर। आग लगा हुआ है, आप अगर आग के उस साइड बैठे हो, एक जगह पे देखो फायर लगा हुआ है ना, एक आपका फ्रेंड उधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो कभी कभी आपको लगेगा कि उसकी भौहें, आईब्रोज वगैरह ना कुछ ऊपर जा रही है, उसकी ये आँखें ऊपर जा रही है, उसके चीक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। तो ये होता है बच्चा उस किसकी वजह से, उस फायर की वजह से, है ना, उस फायर की वजह से आपको ये नज़र आता है। क्यों नज़र आता है, कैसे नज़र आता है, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये देखने को मिलेगा। प्लस में क्या देखने को मिलेगा, स्टार्स नियर द हॉरिजन
appear slightly higher than their actual position, है ना। जैसे सन का ऊपर नज़र आना जब वो हॉरिजन के पास होता है ना, क्यों ऊपर नज़र आता है, 2 मिनट सन पहले क्यों दिखता है, 2 मिनट बाद क्यों दिखता है, ये सब के बारे में समझेंगे। यानी कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। एपियरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क, जो मैंने अभी फिगर में दिखाया कि ये जो सन्स का डिस्क है ना वो कैसा हो रहा है, तो फ्लैटरिंग हो रहा है थोड़ा सा। ये क्यों हो रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण हो रहा है बच्चा। फिर ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, स्टार का ट्विंकल करना। हम लोग बचपन में पढ़े ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, वो छोटे छोटे स्टार ट्विंकल करते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे कि क्यों कहा गया है कि छोटे छोटे स्टार से ट्विंकल करते हैं, बड़े बड़े स्टार ट्विंकल क्यों नहीं करते। हमारा सन भी तो स्टार है, उसको भी तो ट्विंकल करना चाहिए। तो इसमें दिया गया पोएम में हम लोगों ने बचपन में ध्यान नहीं दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे स्टार से ट्विंकल करते हैं, है ना। तो चलिए, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में समझेंगे बच्चा। आज जो है ना, चूँकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं और एक वीडियो लेके आना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे को वीडियो को ख़त्म करने में काफ़ी समय लग गया। इसीलिए मैं बहुत सारी कम चीज़ें लिख रहा था। मैं चाहता तो मैं और भी चीज़ें आपको मेंशन करके डेफिनेशन को थोड़ा शॉर्ट करके बताता, लेकिन ये जितने भी कुछ मैंने आपको दिए हुए हैं इस पीपीटी में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मोर देन सफिशिएंट है। ये इन्फॉर्मेशंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, बेहतरीन ढंग से अरेंज किया गया है। मैं और एक पार्ट लेके आऊँगा जिसमें रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है, बेहतरीन लगता है, आपको इससे वैल्यू ऐड होता है आपके कंटेंट में, आपके सिलेबस में को समझने में आसानी होता है, तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कि एक टीचर हैं जो बताते हैं हमको इस तरीके से कि समझ में आता है। बाद बाकी आप सभी मेरे भाई बहन हो, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट से, है ना, बहुत क्यूट से। मैं होप करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए। तो जो भी जिसको भी पसंद आ रहा है ना, तो पीछे नीचे लिख सकते हो कि भैया, है ना, आपने जो पढ़ाया बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आया। मिलते हैं अगले पार्ट में बेहतरीन ढंग से, जो क्योंकि हड़बड़ी में मैं चीज़ें बता दूं, 2 पार्ट में मैं सोच रहा था ख़त्म कर दूं, मैं बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, और मैं उसको उस तरीके से नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, उस तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। मैं जिस तरीके मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा, तो मैं आपको सेटिस्फाइड कहाँ से करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी सेटिस्फाइड हो, आप भी सेटिस्फाइड हो, चीज़ें अच्छे से हो, बेहतरीन ढंग से हो। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। शी यू, बाय बाय,